हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जनरली पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, नेक्स्ट और क्वेश्चंस हम इसी में कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे इस लेक्चर में। लास्ट तक बने रहे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। विच आर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देखिए यहां पर बात हो रही है यानी कि यूनिट की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट की बात हो रही है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? यूनिट के बारे में। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई होता है, यानी कि वन की बात हो रही है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी यूनिट क्या होती है? जैसे बॉडी होती है, बॉडी की यूनिट क्या होती है? जनरली बॉडी की यूनिट होती है आपकी क्या? सेल। तो सेल आपकी क्या है? जनरली फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी की। वैसे ही आपका जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की भी यूनिट होती है, तो उसके बारे में सिंपल सा पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं, जो कि क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट का यूनिट कहलाता है, जिसमें आपका क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट है आपका मोनोसैकेराइड्स। जी हाँ, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता था? यहां पर वन मॉलिक्यूल की बात होती है। वो वन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, यानी कि जो भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके जनरली यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड यहां पर हम यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स आपके कन्वर्ट होते हैं किसमें? आपके जनरली मोनोसैकेराइड्स में, और मोनोसैकेराइड्स ही क्या कहलाते हैं? आपके जनरली यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो 2 से लेके 10 तक की जो रेंज होती है उसको हम काउंट करते हैं किसमें? ओलिगोसैकेराइड में। और 10 से ज्यादा अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। वही हम बात करें किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड तो आपकी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कैटेगरी होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, ये सभी क्या है? आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? पॉलीटेट्रासैकेराइड। देखिए पॉलीटेट्रासैकेराइड यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी दी हुई है, जनरली यहां पर बात हो रही है किसकी? 4 सैकेराइड्स की, जिसमें आपके पॉली टर्म का यूज किया गया है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था आपका? जनरली यूनिट पूछा हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड इज द राइट आंसर, जो कि क्या कहलाते हैं? यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में मोनोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दीज आर यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स विद पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कि इसमें आपका क्या होता है? हाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, और या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। दीज सुगर्स आर सिंपलेस्ट एंड नॉन हाइड्रोसिलेबल शुगर होती है। मतलब सिंपल सा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में सिंपलेस्ट शुगर क्या होती है, तो याद रखिएगा जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, जो कि नॉन हाइड्रोसेबल होते हैं, यानी कि ये आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। चलिए यहां पर देख सकते हैं आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज एग्जांपल में लिए हुए हैं। दोनों ही क्या है? मोनोसैकेराइड है। दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। देखिए C6H12O6 क्या है? जनरल फॉर्मूला है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। लेकिन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज में क्या होता है? CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये आपका क्या है? बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेम होने से स्ट्रक्चर सेम नहीं होते। ठीक है, इसीलिए इनको ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोला जाता है। अगर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता, तो दो नेम हम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर पाते। अब यहां पर जब हम इनका क्या करा रहे हैं? वाटर की प्रेजेंस में जब हम इनका क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रही है। ये आपका जनरली क्या है? मोनोसैकेराइड है, यानी कि नॉन हाइड्रोसेबल है। तो द एग्जाम्पल की हम बात करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें, तो एग्जाम्पल ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये सभी क्या है? आपके जनरली एग्जाम्पल हैं।
जो कि आपके जनरली कार्बन नंबर से हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज, अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। यानी कि यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, किससे, स्ट्रक्चर से। तो यहां पर सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो भी गिवन स्ट्रक्चर है उसको। तो देख लेते हैं यहां पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए यहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, पहले तो इसको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 6 है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, आपकी हेक्सोज सुगर है। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट को निकालना है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसका है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है। अब कितने प्रेजेंट है, 6 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सोज सुगर। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि ये तो आपका जनरली ना ही पेंटोज है, ना ही आपका टेट्रोज है, ना ही ट्रायोज है। तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा, या फिर एरिथ्रोज होगा। तो वो कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि यहां पर ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। देखिए यहां पर आपको एक ग्रुप देखने को मिल रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। यानी कि ये भी क्लियर हो गया कि हेक्सोज में कीटोज सुगर है। हेक्सोज में कौन सी सुगर है, ये कीटोज सुगर है। अब ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सभी क्या है, आपके एल्डोज सुगर है। क्यों, क्योंकि एल्डोज का मतलब होता है इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एल्डोज सुगर तो नहीं है, ये कौन सी सुगर है, कीटोज सुगर है। तो अब चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल को किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। फर्स्ट दिया है आपका क्या, ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज में आपके जनरली 6 कार्बन तो होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ग्लूकोज आपका एल्डोज सुगर होता है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका क्या, फ्रक्टोज। सबसे पहले ये देखना है कि ये 6 कार्बन सुगर है या नहीं है। अगर 6 कार्बन सुगर है तो फर्स्ट टेस्ट हमारा पास हो गया। फिर दूसरा टेस्ट ये देखेंगे कि उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए फ्रक्टोज में आपका क्या होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्या दिया है, सुक्रोज। थर्ड में सुक्रोज है। अब सुक्रोज देखिए डाइसैकेराइड है। यहां पर बात हो रही है किसकी, हेक्सोज सुगर की। तो हेक्सोज सुगर और डाइसैकेराइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि मोनोसैकेराइड्स में जनरली आपको देखने को मिलते हैं क्या, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स में इस तरीके के आपको सुगर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सुक्रोज आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और माल्टोज भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके किस में आते हैं, डाइसैकेराइड में आते हैं। तो इससे आपका जो पूरा क्वेश्चन है ना, इतना इजीली, इतना मतलब एक्यूरेट हो जाएगा कि क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा आपको इजी हो जाएगा कि सारी चीजें आपको इजीली समझ में आने लगेंगी। वहां पे जाके आप बस स्ट्रक्चर देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, ग्रुप देखेंगे और टिक करेंगे, आगे चलते रहेंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। तो यहां पर फ्रक्टोज का ही क्या है, ये स्ट्रक्चर है। इससे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप यहां पर फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, जो कि आपकी हेक्सोज सुगर होती है। और जो ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, इसीलिए इसको कीटोज सुगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर। देखिए यहां पर आपको ये कंफ्यूज कर देगा कि सर डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज क्या होता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा एक बार हम कवर करेंगे। डी और एल नेमिंग होती है आपकी, मैंने ऑलरेडी बताया था। डीएल नेमिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आपका किसी भी सुगर में 6 कार्बन या फिर 6 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए हम डीएल नेमिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका जनरली, C6H12O6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। यहां पर आपका CHO ग्रुप आएगा, यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोक्सी। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लेना है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा।
अब डीएल नेमिंग क्या होती है, देखिए यहां पर हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको स्पेशली इजीली आपको मतलब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमसीक्यू के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। और अगर आप पूरा ही कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो आप पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिए, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए डीएल नेमिंग की बात कर रहे थे, तो जब 6 शुगर की बात हो रही है, यानी कि 6 कार्बन से ज्यादा जब क्या होते हैं आपके कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मिनिमम 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर डीएल नेमिंग होता है। उसमें करते क्या है, इस कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन के ऊपर जो कार्बन होता है, यानी कि नीचे से सेकंड कार्बन जो होता है उस पर देखा जाता है कि अगर आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, और राइट साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। बस इतना याद रखना है, लेफ्ट साइड में कभी भी एल नहीं बोलेंगे, बस इतना याद रखना है। एल इजिकल टू एल नहीं होगा, L इजिकल टू डी होगा और R इजिकल टू एल होगा, बस इतना याद रख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज क्या है, आप बस इतना याद रखिए कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या आपका आंसर, एपीमर ऑफ ईच अदर। जी हाँ, ईपीमर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। ईपीमर का मतलब होता है जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर एक ही कार्बन पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसकी पोजीशन में चेंज करने पर अगर हमें कोई डिफरेंट क्या मिल रहा है, आपका कंपाउंड मिल रहा है, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आपके ईपीमर कहलाएंगे। यानी कि एक ही लोकेशन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपका यहां पर फर्स्ट लोकेशन पे चेंज हो रहा है, सेकंड वाले में सेकेंड कार्बन पर चेंज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकेंड कार्बन पर चेंज करने पर अगर दूसरा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो ईपीमर कहलाएगा। थर्ड कार्बन पर अगर आपके चेंज करने पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप चेंज करने पर ग्रुप मिल रहा है तो क्या मिलेगा, वो आपका ईपीमर। तो ये क्या होते हैं, ईपीमर होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है आपका क्या, इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। जी नहीं, देखिए इनएंशियोमर की यहां पर बात नहीं होगी। इनएंशियोमर जो टर्म होता है जनरली यहाँ पर वो डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि इनएंशियोमर में आपका जनरली कॉन्सेप्ट अलग होता है। नेक्स्ट है आपका क्या, एनोमर्स। एनोमर्स भी यहाँ पर बात नहीं होगी, रीजन ये है क्योंकि एनोमर का मतलब होता है जब कोई भी स्ट्रक्चर एनोमेरिक कार्बन पर क्या करता है, डिफर करता है, उसको हम बोलते हैं एनोमर। तो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पर डिफर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका क्या, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जी नहीं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ईपीमर ऑफ ईच अदर। तो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ईपीमर होते हैं। यहां पर देख सकते हैं ईपीमर की डेफिनेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में ताकि याद रहेगा। व्हेन टू मोनोसैकेराइड डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फिगरेशनल अराउंड सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि जब भी कोई भी ग्रुप सिंगल एसिमेट्रिक का मतलब क्या हो रहा है, कायरल कार्बन की बात हो रही है, यानी कि सेम कायरल कार्बन पर जब दो ग्रुप उन पोजीशंस की चेंज करने पर क्या करते हैं, डिफर करते हैं, उन्हीं को हम ईपीमर बोलते हैं। डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है व्हाट इज ईपीमर, व्हाट इज एनोमर, तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा, डी गैलेक्टोज याद रखिएगा आपका, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ईपीमर है। कैसे पूछा जाता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गैलेक्टोज जो है ये कौन सा ईपीमर है, यानी कि C1 है, C2 है, C3 है या फिर C4 है। अब सर ये C1, C2, C3, C4 क्या है, बस इतना याद रखना है कि जिस कार्बन पर वो डिफर कर रहा है उस कार्बन के ईपीमर को हम यहाँ पर नाम देते हैं। जैसे आपका ये जो ग्लूकोज है पूरा एज इट इज सेम है, गैलेक्टोज भी पूरा एज इट इज सेम है, बस ये फोर्थ कार्बन पर क्या करता है, गैलेक्टोज डिफर करता है, इसी को हम बोलते हैं C4 ईपीमर। तो ये आपका गैलेक्टोज क्या है, C4 ईपीमर है, किसका, ग्लूकोज का। वही हम बात करें मैनोज की, तो मैनोज जो है ये C2 ईपीमर है, यानी कि सेकंड कार्बन पर क्या करता है, वो डिफर करता है। बस ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है C4 ईपीमर है क्या आपका गैलेक्टोज, और मैनोज क्या है, C2 ईपीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइजेबल। यानी कि यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें सिंपल सा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा शुगर है जो कि आपकी हाइड्रोलाइजेबल नहीं है। बस इतना याद रखना। हाइड्रोलाइजेबल का मतलब क्या था कि जो कि आपके जनरली वाटर की प्रेजेंस में आपका कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है आपका यहां पर ऑप्शन में ग्लूकोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है सुक्रोज और फोर्थ है आपका बोथ ए एंड बी। अब कॉन्सेप्ट को कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड जितने भी होते हैं वो नॉन हाइड्रोजेबल होते हैं, यानी कि उनका वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो मोनोसैकेराइड्स में आपकी ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, सुक्रोज नहीं आता है। सुक्रोज किस में आता है, डाइसैकेराइड में, और डाइसैकेराइड आपके क्या होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, यानी कि ये आपका क्या है, ऑप्शन सही है। लेकिन यहां पर ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आपके नहीं होते हैं, तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या है, आपके हाइड्रोलाइजेबल नहीं है। तो आई होप यहां पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, कोई भी मोनोसैकेराइड हो, आपका ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, पेंटोज हो, हेक्सोज हो, हेप्टोज हो, वो सभी कैसे होते हैं, नॉन हाइड्रोजेबल होते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में ट्रायोज में अगर आपका क्या बात करें, ग्लिसरॉल्डिहाइड की और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की। अब इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको तो बोल रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको बोल रहे हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही आपके डियर क्या है, ट्रायोज शुगर है, यानी कि इन दोनों में ही तीन तीन शुगर क्या होंगी, तीन तीन कार्बन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। डिफरेंस बस इतना है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, इसका नाम हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे ही अगर हम बात करें एरिथ्रोज की और एरिथ्रोलोज की, इनमें भी यही डिफरेंस होता है, बस ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी मैनोज इज। अब देखिए डी मैनोज क्या है, सिंपल सा है, अभी हमने देखा था कि डी मैनोज क्या है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन ये देखना है कि डी का पूछा है या फिर मैनोज के बारे में पूछा है। तो चलिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका क्या, द फोर्थ ईपीमर ऑफ ग्लूकोज। यहां पर क्वेश्चन में आंसर दिया है आपका क्या, फोर्थ ईपीमर है किसका, ग्लूकोज का। जी नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था क्या कि जो ग्लूकोज होता है जनरली, ग्लूकोज का ईपीमर क्या होता है, मैनोज और गैलेक्टोज, बट मैनोज आपका जनरली C2 ईपीमर होता है किसका, ग्लूकोज का। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है आपका एक कीटो शुगर, जी नहीं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है इज ए कंपोनेंट ऑफ माल्टोज, माल्टोज में आपका मैनोज प्रेजेंट नहीं होता है, माल्टोज में दोनों ही ग्रुप कौन से होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। लास्ट है आपका इज द सेकंड ईपीमर ऑफ ग्लूकोज, जी हाँ, ये हमारा राइट आंसर है, मैनोज आपका C2 ईपीमर होता है। द करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन टू मोनोसैकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर, सेम वही ईपीमर वाला कॉन्सेप्ट था डी ग्लूकोज और डी मैनोज में। तो देखिए ये दोनों है ना आपके C2 पोजीशन पर डिफर करते हैं, बाकी एज इट इज पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है। अगर मैं इसको इस साइड लिख दूं तो ये ग्लूकोज बन जाएगा, और अगर इस ग्लूकोज को जनरली मैं क्या कर दूं, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन में चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जनरली आपका ये आपका गैलेक्टोज बन जाएगा। तो इस तरीके से पोजीशन में चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज, यानी कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज की बात हो रही है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जो एनोमेरिक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, अगर उसकी पोजीशन में चेंज होता है, जैसे पोजीशन में चेंज का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर नीचे की तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा, और ऊपर की तरफ होता है उसको बोलते हैं बीटा। अब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की बात हो रही है, यानी कि दोनों क्या कहलाएंगे, एनोमर कहलाएंगे। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनोमर, ईपीमर नहीं कहलाएगा, क्योंकि एनोमरिक कार्बन में चेंज हो रहा है। ये
आपका कायरल कार्बन नहीं है इसीलिए। दूसरा है आपका म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन एक प्रोसेस होती है, वो अलग चीज होती है। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, लीवो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म, प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म दोनों ही फॉर्म में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर म्यूटा रोटेशन रुक जाता है, दोनों के बीच में क्या होता है, म्यूटा रोटेशन होता है, दोनों एंगल को चेंज करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, वो यहाँ पर हमें कवर नहीं करनी। एनेंशियोमर की भी बात नहीं हो रही है, तो द करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। तो एनोमर क्या है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने बात की थी ईपीमर की, अब ये बात हो रही है किसकी, आपके एनोमर की। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ही क्या है आपके जनरली ग्लूकोज के फॉर्म होते हैं, यानी कि ग्लूकोज में अगर हम बात करें तो दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट है, अल्फा फॉर्म भी और बीटा फॉर्म भी। अल्फा फॉर्म कितने एंगल पर रोटेट होता है आपका जनरली, +112.2 आपके एंगल पर क्या करता है, रोटेट करता है, और यहाँ पर बीटा कितने पे करता है, 18.7 पर। मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है जनरली, अल्फा ग्लूकोज की, और मैक्सिमम आपका जनरली कौन शो करता है, आपका जनरली जो आपका म्यूटा रोटेशन होता है वो कौन सा शो करता है जनरली, आपका अल्फा ग्लूकोज, और कम कौन सा करता है, बीटा ग्लूकोज। मैक्सिमम क्वांटिटी का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर क्वांटिटी का इन द सेंस यहाँ पर म्यूटा रोटेशन की बात हो रही है, तो मैक्सिमम म्यूटा रोटेशन शो कौन करता है, आपका अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि यहां पर बात हो रही है किसकी, इनमें से कौन से टाइप का जनरली जो आपका स्टीरियो आइसोमर होता है वो क्या बनाता है, मिरर इमेज बनाता है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर एनोमर, सेकंड है ईपीमर, थर्ड है म्यूटा रोटेशन, और फोर्थ है आपका क्या, एनेंशियोमर। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर जनरली, मिरर इमेज देखने को मिलते हैं एनेंशियोमर में। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जब भी मिरर इमेज की बात आएगी याद रखिएगा एनेंशियोमर की बात होगी। डाई एनेंशियोमर में क्या होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, मिरर इमेज होती है। तो एनेंशियोमर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जैसे डी ग्लूकोज और डी आपका ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर नॉट फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि इनमें से कौन से टाइप के जनरली स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो कि आपके मिरर इमेज शो नहीं करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर एनोमर, सेकंड है आपका ईपीमर, थर्ड है आपका क्या, डाई स्टीरियोमर, और फोर्थ है आपका क्या, एनेंशियोमर। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज की बात होगी तो एनोमर और ईपीमर तो आपके शो नहीं करते हैं, लेकिन मिरर इमेज हमेशा याद रखना किस में देखने को मिलेगा आपका, या तो एनेंशियोमर में। लेकिन और दूसरा अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो एनेंशियोमर में आपके जनरली जो देखने को मिलता है, डाइस्टीरियोमर में आपका जनरली इमेज नहीं देखने को मिलता है। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एनेंशियोमर में मिरर इमेज प्रेजेंट होता है, यानी कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, डाइस्टीरियोमर में मिरर इमेज नहीं होते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज, ये क्या है, आपके एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी कि अपोजिट इन द सेंस मतलब ये मिरर इमेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है किसके बारे में, आपका स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में वही कॉन्सेप्ट है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन है, यानी कि हेक्सोस शुगर है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड ग्रुप मतलब एल्डोस शुगर है ये। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, हेक्सोस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है ग्लूकोज, जी हाँ ये क्या है आपका, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज नहीं है। अब गैलेक्टोज भी दिया हुआ है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कंफ्यूजन हो सकती है। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड है, फोर्थ पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड नहीं है, यानी कि ये क्या है आपका ग्लूकोज है। अगर ये भी आपका इस साइड होता तो इसको हम बोलते हैं गैलेक्टोज। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज इज द राइट आंसर। तो ग्लूकोज क्या है, एल्डोस शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
विच शुगर इज पेंटोज शुगर, यानी कि इनमें से कौन सी शुगर है जो कि आपकी पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज का मतलब क्या है, 5 कार्बन की बात हो रही है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है आपका क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड, हमने जस्ट देखा था ये किस में आती है, ट्रायोज में आती है। ट्रायोज में भी आपका जनरली क्या है, ये आपकी एल्डोज शुगर है। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें एरिथ्रोज की, एरिथ्रोज में आपका जनरली C4 होता है, यानी कि 4 कार्बन होते हैं, जिसमें आपका जनरली क्या होता है, एल्डोज शुगर होता है ये। उसके बाद राइबोज आपकी पेंटोज शुगर होती है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जनरली यहां पर राइबोज इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। पेंटोज शुगर की बात हो रही है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसैकेराइड्स में पेंटोज में आपका राइबोज, राइबुलोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज और जाइलुलोज, ये किस में आते हैं, सब पेंटोज शुगर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूले की बात हो रही है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं। फर्स्ट दिया है आपका CnH2ON, जी हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है, CnH2O आपका जनरली N, ये क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। वही हम बात करें CnH2n, N+1 ये गलत है, -1 ये भी गलत है, और Cn+1 ये भी गलत है। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर इज आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। तो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बेसिक डेफिनेशन आप अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद जनरल फॉर्मूला CnH2ON। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मेनली अगर हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इनमें से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर ऑप्शन में एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, जी हाँ, OH ग्रुप देखने को मिलता है। सेकंड है एल्डिहाइड ग्रुप, जी हाँ, एल्डिहाइड भी होता है। कीटोन ग्रुप, कीटोन भी प्रेजेंट होता है, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। इसीलिए हम जब कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, यानी कि या तो वो कीटोन ग्रुप कंटेन करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इनमें से कौन सा टाइप नहीं है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, सेकंड ओलिगोसैकेराइड, थर्ड पॉलीसैकेराइड, और फोर्थ आपका पॉलीटेट्रासैकेराइड। पॉलीटेट्रासैकेराइड ये कैटेगरी नहीं होती है, पॉलीसैकेराइड होती है, ओलिगोसैकेराइड होती है, और मोनोसैकेराइड होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉलीटेट्रासैकेराइड आपकी कैटेगरी नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो शुगर में अगर हम बात करें, शुगर की बात होती है तो आपका क्या होता है, मोनोसैकेराइड, उसके बाद डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड जो कि आती है ओलिगोसैकेराइड में, और पॉलीसैकेराइड, ये आपकी क्या है, पॉलीसैकेराइड्स कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ शुगर्स आर सिंपलेस्ट एंड नॉन हाइड्रोजेबल शुगर। देखिए सिंपल सा यहाँ पर पूछा है, कौन सी वाली शुगर कैसे है, सिंपलेस्ट शुगर है। मोनोसैकेराइड आपकी क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है, तो वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड आर, यानी कि मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स आपके स्वीट टेस्ट में स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर होते हैं, और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जो भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और आपके जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर।
तो प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड्स की बात करें, दे आर स्वीट टेस्ट, क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर्स एंड सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करें तो फुरफुरल फॉर्मेशन, उसके बाद एक्शन ऑफ एल्कलाइज की बात करें तो इनोलाइजेशन, और आपका ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो शुगर एसिड फॉर्मेशन। ये सभी किसके आपके जनरली प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, मोनोसैकेराइड्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ओलिगोसैकेराइड, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है किसके लिए, आपके ओलिगोसैकेराइड के लिए। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं उनमें 2 या 2 से आपके 10 तक, 2 या 2 से 10 तक आपका जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है किसके लिए, ओलिगोसैकेराइड के लिए। सेकंड है नॉन हाइड्रोलाइजेबल, जी नहीं, हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते हैं। वही हम बात करें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड की तो इसी में आते हैं। ट्राइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो रैफिनोज आपका क्या है, एक एग्जांपल होता है जो कि किस में आता है, ट्राइसैकेराइड में आता है, और सुक्रोज जो आपका जनरली डाइसैकेराइड में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नॉन हाइड्रोलाइजेबल, ये आपका क्या है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ग्रीक ओलिगो माने फ्यू, कुछ की बात हो रही है, कुछ आपके मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, यानी कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि ओलिगोसैकेराइड्स की नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है आपका क्या, स्वीट टेस्ट। सेकंड है आपका क्या, क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर्स। थर्ड है सॉल्युबल इन वाटर। फोर्थ है आपका क्या, टेस्टलेस। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी ओलिगोसैकेराइड्स में देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए ऑप्शन में क्या क्या था आपका, जनरली टेस्टलेस था। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेस्टलेस, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी जनरली यहाँ पर नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये आपके स्वीट टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और टेस्टलेस नहीं होते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि अगर स्वीट टेस्ट है तो टेस्टलेस कैसे होगा, मतलब दो बातें एक जैसे नहीं हो सकती ना। यहाँ पर एक म्यान में 2 तलवार कैसे हो सकती है, मतलब एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये कैसा है, मीठा होता है, दूसरी तरफ आप बोलते हैं इनका कोई टेस्ट ही नहीं आता। क्लियर है, मतलब ये तो वही बात होगी ना। किसी बच्चे ने पूछा कि सर 26 जनवरी कब है ना, किस डेट को है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो टेस्टलेस नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं आपके जनरली स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन इन फॉर्म होते हैं, और आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड, यानी कि मोनोसैकेराइड्स की बात हो रही है, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स की क्या बोलेंगे आपका जनरली। फर्स्ट है आपका क्या, मोनोसैकेराइड। सेकंड है आपका ओलिगोसैकेराइड। थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड, और लास्ट है आपका क्या, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पॉलीमर्स की, किसके, मोनोसैकेराइड्स की। अब पॉलीमर्स और मोनोसैकेराइड का मतलब सिंपल सा है, अगर मैं लॉन्ग चेन में क्या करूं, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि मोनोसैकेराइड्स को मैं अरेंज्ड कर दूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे जनरली, उसको हम बोलेंगे क्या, पॉलीसैकेराइड। द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। पॉलीसैकेराइड्स में पॉली का मतलब मैनी, यानी कि बहुत सारे आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको हम आपस में अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसैकेराइड, यानी कि पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अभी तक हमने मोनोसैकेराइड के बारे में बात किया, ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात किया, अब बात करते हैं किसके बारे में, पॉलीसैकेराइड के बारे में। फर्स्ट है स्वीट टेस्ट, सेकंड है टेस्टलेस, थर्ड है आपका जनरली एमोरफस, और फोर्थ है आपका क्या, वाटर इन सॉल्युबल। तो यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये स्वीट टेस्ट नहीं होते हैं। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड्स आपके स्वीट टेस्ट नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, एमोरफस होते हैं, और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो पॉलीसैकेराइड्स की प्रॉपर्टी में देख सकते हैं आप, दे हैव टेस्टलेस, यानी कि टेस्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको इसमें, एमोरफस नेचर के होते हैं,
और उसके बाद वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, यानी कि जब आप इनको वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जनरली ये क्या बना लेंगे, आपका एक सस्पेंशन फॉर्म बना लेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स में प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट देख लेते हैं यहाँ पर। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में दिया हुआ है ग्लूकोज, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड में आता है, हेक्सोज शुगर होती है। ऑलिगोसैकेराइड में पूछा गया है सुक्रोज, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड में आता है, लेकिन डाइसैकेराइड भी आपकी ऑलिगोसैकेराइड में काउंट की जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलिगोसैकेराइड में आपके 2 से लेकर 10 तक आपका मॉलिक्यूल काउंट किया जाता है। वही हम बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो जी हाँ, पॉलीसैकेराइड में आपका क्या आता है, स्टार्च आता है। मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोजन कब से आने लगा? मोनोसैकेराइड में अगर ग्लाइकोजन आ जाएगा तो फिर ग्लाइकोजन आपका जनरली पॉलीसैकेराइड से हटा दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ग्लाइकोजन गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन आपका जनरली पॉलीसैकेराइड का पार्ट है, और पॉलीसैकेराइड में भी होमो पॉलीसैकेराइड में आता है। और होमो पॉलीसैकेराइड में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है आपका स्टोरेज। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज वाले पार्ट में आता है। तो ये थे आपके डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं होमो पॉलीसैकेराइड में आता है आपका क्या, ग्लाइकोजन, और होमो में भी किस में आता है, आपका स्टोरेज में। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली आप वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।